Good evening, everyone. A warm welcome to this beautiful platform, super awesome channel of your own Go Prep Neat. आप सभी लोगों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, ईद मुबारक। अमन चौधरी कैसे हैं आप? देखते हैं कौन कौन बच्चे जुड़ चुके हैं। शुरू करेंगे इस डिस्कशन को। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे आज। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, स्कैटरिंग एंगल्स, स्कैटरिंग पार्टिकल्स की कैसे होती है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इसके अलावा रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में कुछ क्लासिकल चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपके बहुत काम आने वाली हैं, जिनसे आपको बोहर्स मॉडल को समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। शुरू करते हैं। सो हाउ आर यू? जॉन सिन्हा कैसे हैं आप? वेद व्यास सिन्हा, यस, गुड इवनिंग। सूरज द्विवेदी, वेरी गुड इवनिंग। वैशाली शर्मा, गुड इवनिंग। प्रखर गुप्ता, गुड इवनिंग बेटा। सोनिया देवी, वेरी गुड इवनिंग। टेक दी ओके। मैंने आपका पॉइंट देख लिया था, जो ये आप बोल रहे हैं बेटा। प्लीज टेक दी हाइड्रोकार्बन भी कवर करेंगे नीट 2020 बेटा, बिल्कुल कवर करेंगे, डोंट वरी। बस आप लोग इसे शेयर करते जाइए जल्दी से। मोहम्मद आरिफ, आपको ईद मुबारक। आपकी फैमिली को भी, आपके सारे जितने भी जो है अजीज हैं सबको ईद मुबारक। आगे बढ़ जाते हैं सर। प्लीज टेक अ सेशन ऑन डिस्कशन ऑफ अभास अभास फॉर केमिस्ट्री। ओके सोनिया देवी, आपकी बात मैं समझ चुका हूँ बेटा। डेफिनेटली आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू पुट इट फोर्थ इन फ्रंट ऑफ माई टीम एंड लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए गुड इवनिंग मासूम, नोबिता। मासूम, नोबिता, नोबिता और मासूम, गुड इवनिंग। साकेत गौरव, गुड इवनिंग। बुशरा फातिमा, गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, ईद मुबारक टू ऑल। ओके चलिए। फरिश्ता दहारिया, गुड इवनिंग। फरिश्ता दहारिया कैसे हैं आप? लक्ष्मी, प्रफुल्ल अवस्थी, इसके अलावा साकेत, सभी लोगों का। मिस्टर अवस्थी आपका स्वागत है यहाँ पे। प्रफुल्ल, आपका नाम मैं पहली बार पढ़ पा रहा हूँ। मैं आपका अपना अश्वनी त्यागी। शुरू करते हैं। अब हाय हेलो हो चुकी है काफ़ी बेटा। पिछले एक डेकेड से आई हैव बीन इन दिस पर्टिकुलर फील्ड फ्रॉम लास्ट 13 ईयर्स, जिसमें से आपके सामने रिजल्ट्स हैं, बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट्स हैं। वो बच्चे वीडियोस के नीचे कमेंट भी करते हैं जिनके ये रिजल्ट्स हैं, आपने गाहे बगाहे देखा भी होगा उनको कमेंट करते हुए। सो आई हैव मेंटोर्ड मोर देन 1 lakh plus students till now, produced 349 rank in AIMS and 2469 ranks in NEET, as well as in J Advanced I have produced two recent ranks. One is Raj Dwivedi and another is Manan Agrawal, rank 14 J Advanced। 100 प्लस KVPY रिजल्ट सफिशिएंट टू टेल यू कि आपको KVPY की तैयारी भी मैं कराऊंगा। जैसे जैसे KVPY का एग्जाम आएगा दिसंबर में, उससे पहले मैं आपको KVPY के कम से कम 8 से 10 सेशन KVPY के स्पेशल लगाऊंगा पेपर्स के ऊपर। तो KVPY कैसे तैयारी करें KVPY की, इसके बारे में बहुत जल्दी सेशन लेके आ रहा हूँ। ICHO सिलेक्शंस भी बहुत सारे दे चुका हूँ मैं। तो ओलंपियाड के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए, किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए, सारे आपको बताऊंगा। हमने आप लोगों के लिए 7 डेज का मिनी कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूँ। आज से स्टार्ट हो चुका है 25 मई से। इसमें आपके ऑल टाइम फेवरेट सीप मैम आपको पढ़ा रही है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, और साथ में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो प्लीज आप ज्वाइन कीजिए इसे। बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड इट, तो जल्दी से इसे थाउजेंड्स पे ले जाइए। थाउजेंड पे ये पहुंच भी जाएगा अगर आप चाहेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हुए। बहुत फायदा है ऑनलाइन कोचिंग का। कौन कौन से फायदे हैं? रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस आप देख सकते हो। 24/7 डाउट रेजोल्यूशन आपको हम फैसिलिटी देते हैं हमारी ऐप पे। इसके अलावा ड्यूरिंग द क्लास, पोस्ट क्लास ऑल्सो रिपोर्ट कार्ड आपके साथ डेली का डेली शेयर होता है। आपको 1 ईयर कोर्स ज्वाइन करना है तो उसकी डिटेल्स ये है, जिसमें 480 प्लस घंटे की टीचिंग दी जाएगी आपको। कोटा और दिल्ली की टॉप फैकल्टीज पढ़ाएंगे, जिसका प्रोग्राम पूरी डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम आपके सामने है। 2 ईयर प्रोग्राम में मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ प्रैप अप नीट में। आप में से कई बच्चे उसे ज्वाइन भी कर चुके हैं, दे आर एंजॉइंग इट। वो उनका कहना है कि मोल कॉन्सेप्ट अब हमारे लिए प्लेइंग विद टॉयज हो गया है। सिर्फ 5 क्लासेस हुई है मोल कॉन्सेप्ट की भी, एंड इट हैज बिकम प्लेइंग विद टॉयज। तो कहने का मतलब ये है 5 या 6 क्लासेस में अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट ईजी लगने लगा है तो इट इज बिकॉज ऑफ यू गाइज। मेरे एफर्ट उसमें सिर्फ 10% है। नो अबाउट 2 ईयर प्रोग्राम, आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे, प्रिंटेड बुक्स आपके घर भेजी जाएंगी फिजिकल कोचिंग की तरह। कुछ नहीं खरीदना है आपने। 750 प्लस लाइव आवर्स की टीचिंग आपको दी जाएगी, जो कि फिजिकल कोचिंग में कभी 500 प्लस से नहीं होती है, 500 आवर्स से ऊपर नहीं जाती।
तो ऑल टॉपिक्स ऑफ 11th एंड 12th पूरी तरह से कवर किए जाएंगे और साथ में 11th का रिवीजन भी कराया जाएगा। इसके अलावा 2 ईयर का स्टडी प्लान आप हमारी गो प्रेप ऐप पे जाके देख सकते हो। वहां पे मैं पढ़ाऊंगा आपको, बॉटनी पढ़ाएंगी बीना मैम, जियोलॉजी संजय कौशिक सर पढ़ाएंगे और फिजिक्स वेद सर पढ़ाएंगे। इस बैच में बैच फिक्स्ड है, स्टूडेंट्स फिक्स्ड हैं, हम लोग फिक्स्ड हैं। आइए और पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। टॉपिक्स दैट विल बी टॉट टुडे, आज के टॉपिक्स के बारे में बात करते हुए स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ाने वाला हूं। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल आज हम कवर करेंगे। एटॉमिक मॉडल के साथ साथ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आज हमारी सिर्फ इन्हीं 3 पे रहेगी। इस पे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी बच्चों। तो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए जल्दी से, चीटू कुमार, यस रूही खान, ईद मुबारक बेटे, वेद व्यास सिन्हा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सोनिया देवी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल हार्ट्स बेटा। आप सभी लोगों का शुक्रिया जुड़ने के लिए। क्या आप सेशन को लाइक कर चुके हैं? अगर आपने अभी तक लाइक बटन प्रेस नहीं किया तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। मंडे ट्यूसडे वेंसडे मैं आपको 11th के टॉपिक्स पढ़ाता हूं बच्चों, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 12th के टॉपिक पढ़ाए जाते हैं नीट 2021 के लिए। इसके अलावा 4 o'clock डेली लाइव आता हूं आप लोगों के साथ में 2020 वाले बच्चों के लिए। ये क्लियरली दर्शाता है बच्चों कि हम जो हमारे पुराने बच्चे उनके लिए ज्यादा सीरियस हैं ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि उनको इस मोमेंट पे एक टीचर की सबसे ज्यादा जरूरत है। शुरू करते हैं। देखिए, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, रैप्से की बात करते हैं। रैप्स क्या है बच्चों? एक बार सुनिए, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज रैप्स? ये RAPSE, ये क्या है? रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट फॉर्म है इसकी। जैसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या हो जाएगा? रैम। वैसे ही रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है बच्चों? यहाँ पे कितने बच्चों को आप में से रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में आइडिया है? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट इट? जल्दी से मुझे बताइए कितने बच्चों को रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में आइडिया है। तो सुनिए, रदरफोर्ड ने क्या किया? ही बम्बार्डेड का मतलब शूट एट, मतलब उसने क्या किया? ही बम्बार्डेड गोल्ड मेटल फॉयल, थिन गोल्ड मेटल फॉयल। ये जो मेटल फॉयल है इसकी थिकनेस कितनी थी? इसकी थिकनेस थी 10⁻⁻6 मीटर्स। कितनी थी? 10⁻⁻6 मीटर्स। नोट कर लेना, फॉयल पेपर जैसा घर में आता है जिसमें हम रोटी खाने के सामान को रैप करते हैं, उस टाइप की थी। उन्होंने क्या किया? यहाँ पे प्लूटोनियम रखा और यहाँ से अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड कर दिया। ये उन्होंने क्या किया? यहाँ पे लेड शीट रख ली ताकि अल्फा पार्टिकल इधर उधर ना जाएं, इधर उधर अल्फा पार्टिकल ना जाएं। ये लेड शीट यहाँ पे रखी थी उन्होंने, और अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया? ये कौन सी है बच्चों? दिस इज ZNS स्क्रीन। तो अल्फा पार्टिकल 99% अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट। कुछ पार्टिकल्स ने क्या किया? कुछ पार्टिकल यहाँ पे मुड़ गए, कितने एंगल पे? थीटा पे। कुछ पार्टिकल और ज्यादा एंगल पे मुड़ गए, थीटा 1 पे। कुछ पार्टिकल और ज्यादा एंगल पे मुड़ गए, थीटा 2 पे। और कुछ पार्टिकल वापस आ गए। एक बार फिर से सुनिए, Rutherford bombarded a thin gold metal foil with alpha particles. He observed that 99% of the alpha particles went straight. Few of them were deflected at very small angles, and very few were deflected at large angles. One of 20,000, yani one of thousands came back, rebounded back, retraced its path. एक बार फिर से, 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट, इसका मतलब अंदर सब जगह खाली है। फ्यू ऑफ देम वर डिफ्लेक्टेड एट वेरी स्मॉल एंगल्स, वेरी फ्यू वर डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल्स, एंड वेरी फ्यू, वन ऑफ थाउजेंड्स वर लाइक वन ऑफ थाउजेंड्स केम बैक, रिबाउंडेड बैक, ओके, और रिट्रेस्ड इट्स पाथ। ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस, कैसे दिखाया उन्होंने ये माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया इसका कि ऐसे हुआ एक्चुअली। उन्होंने बोला 99% ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड चले गए, सीधे चले गए। कुछ अल्फा पार्टिकल मुड़ गए, कितने एंगल पे मुड़ गए? थीटा एंगल पे मुड़ गए। दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल। क्या बोलते हैं बेटे इसे? स्कैटरिंग एंगल। व्हाट डू वी कॉल इट? स्कैटरिंग एंगल। इसे स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं। तो स्कैटरिंग एंगल पे मुड़ गए। very few were deflected at large angles and few of them came back. जैसे ये वापस ही आ गया, कुछ पार्टिकल क्या हो गए? बहुत ज्यादा एंगल पे मुड़ गए। कितने एंगल पे मुड़ गए? देखो आप ध्यान से,
थीटा बहुत ज्यादा था इनका। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं इनकी, क्या ऑब्जर्वेशन थी सुनिए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, कुछ लोग बोल देते हैं 90%, कोई 92, गोल्ड में 99% तक सीधे निकल जाते हैं। तो याद रखिएगा 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, सीधे निकल गए, वेंट स्ट्रेट विदाउट एनी, विदाउट शोइंग एनी सॉर्ट ऑफ डिफ्लेक्शन। बात क्लियर है बिल्कुल? एक बार फिर से देखेंगे। क्या आप GoPrep ऐप पर पढ़ाते हो? बिल्कुल। जॉन सीना बिल्कुल बिल्कुल पढ़ते भी हैं, यस। सुमित बिल्कुल पढ़ रहा है। ईश्वर, चलिए आगे बढ़ेंगे, जल्दी से आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। सर जेई का सफिशिएंट, जेई के लिए सफिशिएंट, बेटा आप खुद डिसाइड कीजिएगा। जेई के क्वेश्चन सॉल्व करना लेक्चर को लगाने के बाद, आपको कंटेंट जेई लेवल का ही मिलेगा। कंटेंट में मैं कोई डिफरेंस नहीं रख रहा हूँ। केमिस्ट्री में आपको एम्स लेवल की और जेई लेवल की पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चंस आपके जेई के और नीट के अलग अलग टाइप के होते हैं, उनकी नेचर अलग अलग होती है। सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, कंटेंट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, सीधे निकल गए, अनडिफ्लेक्टेड। Few of them were deflected through small angles, while very few were deflected at large extent, to a large extent. यानी कुछ पार्टिकल तो थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए और कुछ बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गए। एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज, 1 in 20,000 was deflected through angles ranging nearly 180, यानी कितने में से 20,000 में से एक या दो पार्टिकल वापस आ गए। ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस क्या हुआ, उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। पहला कंक्लूजन क्या है, क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए हैं, इसका मतलब अंदर जगह क्या है, खाली है। लार्ज क्या, सिंस 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, सीधे निकल गए बिल्कुल, इसका मतलब देयर इज अ लार्ज एम्प्टी स्पेस इनसाइड एन एटम, यानी एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, हॉलो है, खाली है, अंदर से खोखला है एटम, उसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़ जाइए। There is a positively charged body at the center of the atom, which was called by the nucleus, which was called nucleus by the Rutherford. उल्टा हो गया था, दोबारा से। There is a positively charged body at the center of the atom, which was called nucleus by Rutherford. This body is rigid and contains whole mass, whole positive charge and mass of the atom. एक बार फिर से सुन लीजिए। There is a large empty space inside an atom. कैसे पता चला? 99% अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। There is a positively charged body at the center. क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक क्या हो रहे थे, स्कैटरिंग हो रही थी। इससे पता चला कि अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इट हैज टू बी एट द सेंटर ऑफ द एटम टू मेंटेन स्टेबिलिटी, उसने उसको सेंटर पे बोला। एंड दिस वाज कॉल्ड न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड। एंड दिस बॉडी कंटेन्स होल पॉजिटिव चार्ज एंड होल मास ऑफ द एटम, ऑलमोस्ट होल मास ऑफ द एटम। सो ये बात रदरफोर्ड ने बोली। अब सुनिए, इसे क्या बोला गया बच्चों, न्यूक्लियस बोला गया। क्या बोला गया, न्यूक्लियस। दिस बॉडी वॉज कॉल्ड न्यूक्लियस। इस बॉडी को क्या बोला गया, न्यूक्लियस। यहां पे क्या है बच्चों, न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, यानी जो सेंटर पे बॉडी थी उसे न्यूक्लियस बोला गया, और जो बाहर का था ये क्या था, एटम। दिस इज एटम, ये एटम है आपके सामने। तो अब देखिए इसके बिहाफ पे अब उन्होंने क्या किया, आगे एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा अगर अल्फा पार्टिकल यहां से जा रहा है तो जाते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे अल्फा पार्टिकल मुड़ जाएगा। जहां पे अल्फा पार्टिकल मुड़ेगा, स्कैटरिंग एंगल दिया हुआ है हमें, तो उस जगह पे अगर अल्फा पार्टिकल मुड़ रहा है तो हमारे पास क्या है बच्चों, एक बार फिर से सुन लेना। अगर अल्फा पार्टिकल मुड़ रहा है तो स्कैटरिंग एंगल निकाला जा सकता है। उन्होंने क्या बोला कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट अ पर्टिकुलर एंगल, कोई एक एंगल ले लीजिए, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री। नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन रेज टू द पावर 4 थीटा बाय 2। नोट कर लेना ये बात। दूसरी बात क्या थी, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी स्क्वायर, यानी जितना एटॉमिक नंबर होगा अल्फा पार्टिकल उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। तीसरी बात, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्डेड। इन तीन बातों पे अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग एंगल्स डिपेंड कर रहे थे, नंबर डिपेंड कर रहा था। तो तीन बातों को कैसे उन्होंने रिप्रेजेंट किया, ऐसे।
देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर मैं मान के चलूं बच्चों कि एक पर्टिकुलर एंगल पे, कौन से एंगल पे, थीटा एंगल पे कितने पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए, इतने पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए। एक बार फिर से रिपीट तो नहीं करना है, आप मुझे बता दीजिए सर, आप अनअकैडमी पे पढ़ा, बेटा वो छोड़ दीजिए, वो पुरानी बातें हो गई, इट वॉज लॉन्ग बैक, ठीक है ना सर। इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो कहां से मिलेंगे बेटा, लेक्चर के नीचे पीडीएफ लिंक दिया गया होता है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। अब तक किसी को कोई प्रॉब्लम? प्रफुल्ल, यस, जल्दी से बताइए प्रफुल्ल, यस यस यस, जल्दी से बताओ प्रफुल्ल, आपको बातें समझ में आ रही है? सबसे पहले बात करेंगे, अल्फा पार्टिकल यूज आ रहा है, एक एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ, अब वो कितने पार्टिकल डिफ्लेक्ट होंगे, वो पार्टिकल किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। पहले तो डिपेंड करेगा एंगल, कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कम एंगल पे ज्यादा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होंगे, ज्यादा एंगल पे कम पार्टिकल डिफ्लेक्ट होंगे। दूसरी बात किस बात पे डिपेंड करेगा, एटम कौन सा है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर चार्ज कितना है, उसे बोलते हैं जी, जेड से डिनोट करते हैं, तो यानी जेड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कितने अल्फा पार्टिकल आप शूट कर रहे हो, कितने अल्फा पार्टिकल आपने क्या किए हैं, शूट किए हैं, शूट एट किया है, तो उस पर डिपेंड करेगा। यानी तीन बातों पर अल्फा पार्टिकल डिपेंड कर रहे थे। तो देखिए बिल्कुल, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपको बताऊंगा मैं, सुनिए। यहां से एन थीटा क्या है, एन थीटा इज नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड, ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड विल बी इक्वल टू, नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहां पे एन आई क्या है, नंबर ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स, यानी जितने अल्फा पार्टिकल आपने भेजे। यहां पे एन क्या है बच्चों, यहां पे एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ये एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन दी टारगेट, यानी टारगेट डेंसिटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसे, टारगेट डेंसिटी बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट, टारगेट डेंसिटी, नोट कर लेना ये बात, क्या बोलते हैं इसे, टारगेट डेंसिटी बोला जाता है, वी कॉल इट टारगेट डेंसिटी। रुकेंगे नहीं बच्चों, क्योंकि हम थोड़ा स्लो ही चल रहे हैं आप लोगों के हिसाब से। और जी क्या है, एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट। एल क्या है, थिकनेस ऑफ द टारगेट, एल देखो यहाँ पे कहाँ है, ये रहा एल, यानी थिकनेस पे भी डिपेंड करेगा। अगर थिकनेस ज्यादा है तो पार्टिकल ज्यादा डिफ्लेक्ट होंगे, अगर थिकनेस कम है तो पार्टिकल कम डिफ्लेक्ट होंगे। ई क्या है, चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। के क्या है, कूलम्स कांस्टेंट। और आर क्या है, टारगेट टू डिटेक्टर डिस्टेंस, यानी टारगेट से डिटेक्टर के बीच की डिस्टेंस है आर। आगे बढ़ जाइए, डिटेक्टर कहां पे, ये रहा डिटेक्टर, देखिए डिटेक्टर ये है बच्चों, अगर आपको डिटेक्टर देखना है एक बार दिखा देता हूं, ये डिटेक्टर है पीछे जो बना हुआ है, दिस इज डिटेक्टर, ये टारगेट है, ये डिटेक्टर है। तो ये जो आर है ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि थीटा कितना होगा, इस बात पे भी डिपेंड करेगा, आर पे भी डिपेंड करेगा। आगे बढ़ जाइए, यानी कितनी दूर रखा है, नजदीक रखोगे तो एंगल कम होगा, दूर रखोगे तो एंगल ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, मतलब नजदीक रखोगे तो एंगल नजर आएगा अलग, दूर रखोगे तो अलग आएगा, ऐसे याद कीजिए। अब देखो इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यहीं से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में, और साइन थीटा 4, साइन 4 थीटा बाई 2, इसका मतलब इन बातों पे, इन फैक्टर पे क्या करते थे, पार्टिकल डिपेंड करते थे। एग्जांपल लीजिए इसका, जैसे हमें बोला गया है ड्यूरिंग रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट 4 पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट 90 डिग्री, यानी 4 पार्टिकल 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुए। तो बताइए 60 डिग्री पे कितने पार्टिकल डिफ्लेक्ट होंगे। तो सबसे पहले देखो हमारे पास z क्या है, सेम, सेम एटम के लिए बात कर रहे हैं तो z तो सेम है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट थीटा 1, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट थीटा 1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, 1 अपॉन साइन 4 थीटा बाई 2, कितना हो जाएगा, साइन 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा 1 बाई 2। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा 2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर साइन 4, और क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा 2 बाई 2। हमने दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, एन थीटा 1, मेरे साथ बोलते जाना बच्चों, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आएगा, एन थीटा 2 विल बी इक्वल टू, आ जाएगा साइन, साइन थीटा 2 बाई 2 अपॉन, नीचे आ जाएगा साइन थीटा 1 बाई 2, और रेस टू दी पावर क्या कर दोगे, 4 कर दोगे। कहां से आया, फॉर्मूले से आया। कैसे आया, z सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रीक्वेंसी सेम है, हटा दो उसको, r सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या चीज वेरी कर रही है, एंगल वेरी कर रहा है, यानी टारगेट सेम रखा गया है, डिस्टेंस सेम रखी गई है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बम्बार्डमेंट सेम रखी गई है। तो आपने क्या देखना है, नंबर ऑफ पार्टिकल किस बात पे डिपेंड करेंगे,
नंबर ऑफ पार्टिकल विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन 4 थीटा बाई 2। तो रख दिया हमने वैल्यू, तो हमारे पास आ गया थीटा 1 कौन सा मान लिया आपने 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे कितने पार्टिकल स्कैटर्ड हैं 4, और एन 60 डिग्री पे पूछा गया है, 60 डिग्री रख लेते हैं, इज इक्वल टू साइन थीटा 2 बाई 2। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 30 अपॉन नीचे आ जाएगा साइन कितना बच्चों, साइन 30 के साथ क्या आ जाएगा साइन 45, साइन 30 अपॉन साइन 45 रेज टू दी पावर 4। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, और साइन 45 कितना होता है 1/√2 रेज टू दी पावर 4। तो यहां से हमारे पास कितना आ गया, यहां से हमारे पास आ गया एन 60 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा 16। तो आप खुद ही देखिए आपके सामने कितना अच्छा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया कि अगर 60 डिग्री पे, अगर 90 डिग्री पे 4 पार्टिकल डिफ्लेक्ट होंगे तो 60 डिग्री पे उसका 4 गुना होंगे। ये बात नोट कर लीजिएगा। 30 डिग्री पे उससे भी ज्यादा होंगे, 30 डिग्री पे उससे भी ज्यादा होने वाले हैं, 20 डिग्री पे उससे भी ज्यादा होंगे। यानी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ज्यादा एंगल पे कम पार्टिकल डिफ्लेक्ट होंगे और कम एंगल पे ज्यादा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होंगे। वैसे भी साइन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। 0 से 90 डिग्री तक आपको मालूम है, ये 180 तक बढ़ता ही जा रहा है, 90 तक तो बढ़ ही रहा है ना। तो यानी कहने का मतलब ये है 90 पे जाके 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे साइन बढ़ेगा वैसे वैसे, तो जब साइन क्या होगा थीटा बाई 2 90 होगा, तो थीटा क्या होगा 180, यानी 180 से ज्यादा का एंगल तो हो नहीं सकता। कॉमन सेंस है ना। इसका मतलब थीटा, जो थीटा बाई 2 या थीटा कुछ भी आएगा दैट विल बी 90 मैक्सिमम, उससे ऊपर तो वो कभी आएगा ही नहीं। आर वी क्लियर अबाउट इट, बताइए मुझे। यस सर, यस जल्दी से बताइए बच्चों, क्या आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं? जल्दी। सृष्टि, जॉन सीना, रूबिया, सुवेंदुपति, मोहम्मद आरिफ, क्लियर है बात? बिल्कुल सॉलिड स्टेट के पीडीएफ लगातार मैं आपको दे रहा हूं। संदीप कमल, एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर 4 पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड एट 90 डिग्री, तो बताइए 60 डिग्री पे कितने पार्टिकल डिफ्लेक्ट होंगे। हमने क्या किया, पुट वैल्यू गेट रिजल्ट। ये सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिए इसके आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। बात करते हैं डोका की, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। भाई एक अल्फा पार्टिकल चल रहा है, एक अल्फा पार्टिकल, मैंने मान लिया ये जो कैमरा है, जो लैपी का कैमरा है बच्चों, दैट इज न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ चल रहा है। तो आप मुझे ये बताइए, जब भी किसी पार्टिकल के ऊपर अपोजिंग फोर्स लगता है, जब भी किसी पार्टिकल के ऊपर अपोजिंग फोर्स लगता है तो वो क्या करता है, रिटार्डेशन आ जाता है, माइनस डीवी बाई डी टी। अगर किसी भी पार्टिकल के ऊपर अपोजिंग फोर्स लगेगा तो वहां पे क्या होगा, रिटार्डेशन हो जाएगा मोशन में, यानी काइनेटिक एनर्जी विल चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी भी पार्टिकल पर अपोजिंग फोर्स लगेगा, अब अपोजिंग फोर्स क्यों लग रहा है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, +2 ही यूनिट, अल्फा पार्टिकल है। अगर मैं इसे ऊपर फेंकूं तो क्या होगा, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, तो क्या करेगा, ये एक पॉइंट तक तो जाएगा और उसके बाद क्या करेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी सारी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर एक पत्थर को आप आसमान की तरफ उछालो तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, एक लेवल तक तो वो ऊपर जाएगा, उसके बाद वो नीचे आएगा। क्यों होगा ऐसा, जितनी काइनेटिक एनर्जी दी थी वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ अल्फा और पत्थर जा रहा है ऊपर की तरफ। अल्फा पार्टिकल के साथ सेम केस है। अल्फा पार्टिकल किधर जा रहा है, देखो अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है बच्चों 2e, और यहाँ पे चार्ज कितना है, न्यूक्लियस के अंदर चार्ज कितना है, z प्रोटॉन है और एक के ऊपर चार्ज है e, तो इसके ऊपर चार्ज है Ze। तो इसका मतलब जब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ जाएगा तो उसका क्या होगा बच्चों, उसका लगातार रिटार्डेशन होगा, उसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। यानी यहाँ पे जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, मैंने मान लिया इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो यहाँ पे उसकी क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पे जहां से वो मुड़ा यहाँ पे हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, अलग अलग तो हो नहीं सकती। क्लियर है बात एनर्जी कंजर्वेशन से, बताइए मुझे ये बात क्लियर या नहीं, जल्दी से एक बार मुझे बताइए ये बात आप लोगों को क्लियर या नहीं। भाई Z कहां से आया, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है E, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Ze हो जाएगा। ओके, टोटल चार्ज बिकेम Ze। नाउ व्हाट हैपेंस इज, like when alpha particle is approaching the nucleus, it is positively charged, nucleus also positively charged, so because of positive repulsion, retardation will come into picture. Because of retardation it will lose its kinetic energy with the passage of time, and finally there will be a point reached where it will lose its whole kinetic energy. Now it will be repelled by the nucleus itself and it will get scattered. So that is the point where it is getting scattered from, is the point where the whole kinetic energy had changed into potential energy.
अगेन आई रिपीट, जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है तो उस पर क्या होगा, उस पर रिटार्डेशन का फोर्स लगेगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। तो निकालो जरा एक बार, ध्यान से देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो अनिल 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 अनिल, आप लोग शेयर करते रहेंगे, व्यूअर्स बढ़ते जाएंगे, मुझे इसका परवाह ही नहीं है, आई डोंट केयर, मुझे क्वालिटी से मतलब है, क्वांटिटी से मतलब नहीं है। वी एम ओके, आई एम फोकसिंग अनिल ऑन क्वालिटी नॉट ऑन क्वांटिटी। यहाँ पे क्वालिटी वाले बच्चे आने चाहिए। अगर 20 बच्चे रिजल्ट देते हैं, आई वुड होल हार्टेडली टीच 20 स्टूडेंट्स ऑन यूट्यूब, नो प्रॉब्लम। और अगर 2000 बच्चों में से किसी का रिजल्ट नहीं आता, आई वुड रिपेल देम, सिंपली आई वुड बी रिलक्टेंट टू टीच देम। तो समझिएगा ये चीज, यहाँ पे पढ़ाई हो रही है रिजल्ट के लिए, जो रिजल्ट देगा वो यहाँ आएगा, जिसे नहीं देना वो कहीं भी जाए, क्या फर्क पड़ता है। इधर देखो, अब अल्फा पार्टिकल की यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आ गई, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों इसकी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, के Q1 कितना है Ze, Q2 कितना है 2e अपॉन क्या है R0। मैंने मान लिया डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R0, तो अपॉन R0 रख दीजिए। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसकी, अल्फा पार्टिकल, मस्ट बी इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू के इंटू जेड इंटू ई, और साथ में क्या आएगा स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा R0। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गई। R0 निकालो यहां से, R0 कितनी आएगी अनिल, प्रफुल्ल जल्दी से बताइए, वेद व्यास फटाफट से आपने बताना है, सुमित यहां से कितना आएगा, R0 विल बी इक्वल टू 2 इंटू के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर, और अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इनिशियल। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, 100% क्वेश्चन कराऊंगा। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे एक बात तो आपको पता चल गई कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दिस distance of closest approach R0, distance of closest approach is inversely proportional to, distance of closest approach is inversely proportional to, distance of closest approach क्या होगी बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। यानी यहाँ पे जितने प्रोटॉन ज्यादा होंगे उतनी दूर से मुड़ जाएगा, उतनी ही दूर से अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उतना नजदीक जाके डिफ्लेक्ट होगा। क्लियर है ये बात, एक बार फिर से देखो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अल्फा पार्टिकल विल मूव मोर एंड मोर एंड मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। एक काइनेटिक एनर्जी के लिए अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के साथ क्या हो जाएगा, टक्कर मार देगा, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, जो बेरिलियम में कराई थी जेम्स चैडविक ने। एक बार फिर से सुनिए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो R0 घटेगी, याद रखना है बच्चों। फॉर कोलिजन, कोलिजन के लिए क्या हो जाएगा, कोलिजन के लिए क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, कोलिजन के लिए R0 मस्ट बी 0। अगर कोलिजन है तो R0 क्या करना पड़ेगा, टेंडिंग टू 0 करना पड़ेगा। अगर R0 0 कर दिया तो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के साथ टक्कर मार देगा। आर वी क्लियर अबाउट इट? अमन चौधरी बताइए मुझे, बात क्लियर है आपको? बेटा जल्दी से अनिल, अभी तो लॉकडाउन है, कोई भी अलाउड ही नहीं है अगर खांसी होती है तो पड़ोसियों के कान खड़े हो जाते हैं कि पड़ोस में किसी को खांसी हो रही है। आजकल तो ये हालत है, कोविड ने सबकी हालत खराब की हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन की पीडीएफ आ चुकी है। आगे बढ़ते हुए अनिल कुमार एक बार फिर से, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी आ गई, इतनी आ गई। अब हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। एन अल्फा पार्टिकल with kinetic energy 10 mega electron volt is heading towards a stationary nucleus of atomic number इतना। कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। चलिए निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R0, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R0 इज इक्वल टू 2 इंटू के इंटू जेड, जेड कितना है हमारे पास 50, इंटू ई स्क्वायर 2kz ई स्क्वायर, ई स्क्वायर कितना है हमारे पास, रख दोगे ई स्क्वायर की वैल्यू, अपॉन काइनेटिक एनर्जी कितनी दी गई है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखिए 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास रखते हैं वैल्यूज। चलिए R0 इज इक्वल टू 2, के की वैल्यू रखिए 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9, क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 50 हमने रख दिया है यहाँ पे। ई की वैल्यू मैंने रखी कितनी है 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19
कूलम्स का स्क्वायर हो जाएगा, अपोन नीचे क्या आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास कितना है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 10 रेज टू दी पावर 7, 10 रेज टू दी पावर कितना 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 10 रेज टू दी पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 और +6 कितना हो जाएगा बच्चों, -19 + 6 -13 जूल्स, इतनी हो जाएगी। रखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -13 जूल्स, हमने ये रख दिया। जूल जानते हो ना न्यूटन मीटर होता है, तो यहाँ से R0 किस में आएगा, मीटर में आ जाएगा। तो रख दिया आपने सारी वैल्यूज, जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे यहाँ से R0 की वैल्यू आ जाएगी। शुड आई सॉल्व इट फुली और यू हैव अंडरस्टूड? जल्दी से मुझे बताइए। मैं ले चुका हूं पानी, पानी की जरूरत नहीं है। आप बताइए बच्चों, क्या आप लोग समझ चुके हैं ये चीज? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे निकाली जाती है? जब एक अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है तो क्या करोगे बच्चों, आप एनर्जी कंजर्व कर दोगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही आपने कंजर्व किया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ जाएगा। यानी यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सिंपल रूल लग रहे हैं रोहित यादव। चलिए, मोहम्मद आरिफ ने आंसर भी दे दिया है। मोहम्मद आरिफ आंसर कितना आ रहा है 114.4, कितना आ रहा है 114.4। सर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मेगा का मतलब होता है 10 टू द पावर 6, मेगा का मतलब कितना होता है बेटा 10 टू द पावर 6, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 10 रेज टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19, कितना होता है बच्चों 19 -19 जूल्स होता है। पिछले लेक्चर देखिए एक बार, ऐसी कोई चीज नहीं आ सकती जो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ मैंने पढ़ाई ना हो आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तक पढ़ा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। अब ये मोस्ट अवेटेड, प्लीज स्लो चलिएगा, यहां से मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू हो गई है बच्चों। ये वो फेज है जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। सो दैट वाज द फेज एक्चुअली वी वर वेटिंग फॉर। तो अब तक जो भी हमने पढ़ा, उन्होंने क्या बोला रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में, रदरफोर्ड ने बोला, सुनना, कि एन एटम contains nucleus at its center, an atom contains nucleus at its center which contains whole mass of the atom and electrons revolving around it. There is a large empty space. This empty space is called, ये जो empty space है, this is called extra nuclear part. क्या कहते हैं इसे? extra nuclear part. याद रखिएगा, extra nuclear part, extra nuclear part is directly proportional to volume of the atom. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जितना बड़ा होगा वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा, यानी इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूम। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूम। अब थोड़ा स्लो जाऊंगा मैं बच्चों, ध्यान से देखिए, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूम। तो एक बात बच्चों, आप सब लोग देखेंगे प्लीज, बिलाल अहमद ध्यान से देखना, मोहम्मद आरिफ, गाइस प्लीज आप देखते जाइए छोटी छोटी बातों पे। बुशरा प्लीज एक बार ध्यान से सुनना। बिलाल, प्रखर, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या होता है? एटम के अंदर, उन्होंने बोला एटम के अंदर दो पार्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर। एटम के अंदर क्या होते हैं, सॉरी रदरफोर्ड, एटम के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेंट्रल पार्ट और एक होता है उसके आजू बाजू का एरिया। जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर पार्ट, जहां पे क्या है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर होल मास ऑफ द एटम। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? फॉर होल मास ऑफ द एटम, यानी सारा मास यहीं पे है, क्योंकि स्कैटरिंग तो हो रही थी यहीं से सिर्फ, तो होल मास ऑफ द एटम यहीं पर है, तो होल मास ऑफ द एटम, okay, and this is extra nuclear part which is responsible for the volume of the atom. एक बार फिर से सुन लीजिए, atom contains nucleus at its center which contains whole mass of the atom. There is a large empty space around nucleus which is called extra nuclear part and is responsible for volume of atom. किसके लिए responsible है? For volume of atom. ये volume of atom के लिए responsible है। आगे बढ़ जाइए, उन्होंने बोला नेक्स्ट पॉइंट पे, उन्होंने बोला कि देयर इज अ लार्ज एम्प्टी स्पेस इनसाइड एन एटम। अब ये बात आ गई कितना एटम के अंदर है, तो उन्होंने बोला कि वॉल्यूम ऑफ एटम इज मच 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 ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। यहां से उन्होंने बोला कि वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज 10 रेज टू द पावर 15। नोट कीजिएगा ये बात, 10 रेज टू द पावर 15। यहां से क्या पता चल रहा है हमें, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू कितना है, 10 रेज टू द पावर 15। यहां से देखो, इसका मतलब
कि वॉल्यूम ऑफ एटम क्या है, 10 रेज टू द पावर 15 टाइम्स, 10 रेज टू द पावर 15 टाइम्स बच्चों, 10 रेज टू द पावर 15 टाइम्स, मतलब 10 रेज टू द पावर 9 मिलियन टाइम। आप सोचिए कितना बड़ा होगा ये। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो अगर हमने यहाँ से वैल्यू पुट कर दी बच्चों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं वैल्यू पुट करना शुरू कर दूं तो मुझे पता है वॉल्यूम, एटम को क्या माना उन्होंने, स्फीयर मान लिया, स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या कोई भी स्फीयर मान लिया, नॉट पॉजिटिव चार्ज, तो स्फीयर स्फेरिकल लेके चले तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर ए क्यूब, क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर ए क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर एन क्यूब, आर एन क्यूब, पाई आर एन क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 5 का क्यूब। क्लियर और नॉट, 10 रेज टू द पावर 5 का क्यूब। ये मसाला कैंसिल, यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इंटू 10 रेज टू द पावर 15, यानी एटम की रेडियस न्यूक्लियस से 1,00,000 गुना बड़ी होती है। अपना कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो पूछिए, वरना सब लोग बोलेंगे क्लियर जल्दी से। अरे जल्दी से अमन चौधरी बताइए बेटा। देखो अमन चौधरी सर 11th और 12th का सिलेबस दिसंबर तक हो जाएगा क्या बेटा? अब आप ये बताइए मुझे अमन चौधरी, क्या आपको पढ़ाना गलती है, आपको सीरियसली पढ़ाना गलती है, या कमेंट पढ़ूं इधर में? आप मुझे बताइए, अगर आप लोगों को सीरियसली पढ़ाना गलती है तो आप ये इस तरह की गुस्से वाली इमोजीज भेज सकते हैं अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को। इस उससे डोमेन से बाहर रखा करें जिसमें गुस्सा होता है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आपसे तो वैसे भी बड़ा हूं यार, तो कम से कम कुछ थोड़ा सा देखा करें। अब मैं 11th का और 12th का सिलेबस, 11th और 12th का सिलेबस दिसंबर तक हो जाएगा क्या? 11th और 12th का सिलेबस दिसंबर तक हो जाएगा क्या बेटा? दिसंबर तक तो नहीं, लेकिन जेई मेन से पहले पहले हो जाएगा, ये श्योर है। मतलब जनवरी तक हो जाएगा, यानी दिसंबर तक तो नहीं हो पाएगा लेकिन जनवरी में पक्का हो जाएगा आपका सिलेबस। ठीक है, तो चलिए अमन, आपको अब आपका आंसर मिल चुका है। आई होप दिसंबर तक तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन जनवरी तक पक्के से आपका हो जाएगा। सर 10 रेज टू द पावर 5 कैसे आया? फरिश्ता दहारिया, यहाँ पे जब हम क्यूब लेंगे, देखो इधर क्या है बेटे, फरिश्ता हमारे पास क्या है, आर ए अपॉन। अमन चौधरी क्लियर है बात बेटा? अभी मैं पढ़ाने पे फोकस कर रहा हूं, वरना तो समझिएगा ये चीज, ओके? वरना तो बेटा हम इसी पे रह जाएंगे, सिर्फ कमेंट पढ़ने पे रह जाएंगे। यहाँ पे देखिए फिजिकल कोचिंग में भी क्या होता है, लगातार लगातार आप लोग याद रखेंगे, लगातार आप लोगों को अभी तक जो नीट 2020 वाले बच्चे हैं उन्हें मैं अब सबसे ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, 21 से भी 22 से भी, तो आपको लास्ट मोमेंट तक मैं साथ में रहूंगा, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। ठीक है ना, लास्ट मोमेंट तक साथ में रहूंगा। अगर दुनिया के अंदर रहा तो एग्जिस्टेंस, अगर निकल लिए तो फिर तो कैसे साथ में रहेंगे? फिर तो अगर मैं साथ में रहूंगा आप पढ़ भी नहीं पाओगे। तो इधर देखिए आर ए अपॉन आर एन क्यूब, फरिश्ता इज इक्वल टू क्या है बेटे, 10 रेज टू द पावर 5 का क्यूब है। कितना है? 10 रेज टू द पावर 5 का क्यूब। ये कटा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज कैंसल्ड बाय दिस, सो नाउ आर ए अपॉन आर एन, आर ए अपॉन आर एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर 5। फरिश्ता, इज इट क्लियर नाउ? फरिश्ता दहारिया, सब कुछ क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हुए, सृष्टि गुप्ता थैंक यू वेरी मच, बुशरा फातिमा, चलिए कोई बात नहीं, मोहित, ये सब लोग, चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, हरिशंकर थैंक यू वेरी मच। तो अब हम, चलिए जॉन, सब समझ में आ रहा है ना बेटा? गौरव, बहुत जरूरी है ये समझना। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो देखो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। अब ये कहां से आ गया? रदरफोर्ड को ये चीज कहां से निकाल के लाया वो भाई? तो उन्होंने बोला कि जो भी ये न्यूक्लियस है, आप मुझे बताइए अगर न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है तो साइज छोटा होगा, 5 है तो बड़ा होगा, 6 है तो बड़ा होगा, 7 है तो और बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब साइज ऑफ न्यूक्लियस, प्लीज नोट इट डाउन, साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये रदरफोर्ड की ही बात है बच्चों। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, क्या बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यानी न्यूक्लियस का साइज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो उन्होंने बोला 4/3 पाई आर क्यूब, आर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब, वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और वॉज इक्वल टू के,
वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी मास नंबर। तो यहाँ पे उसे मास नंबर, जो न्यूक्लियस का मास था उसको क्या बोला गया, मास नंबर बोला गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस अदर पार्टिकल, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोलिए, ज्यादा अच्छा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। एक बार फिर से सुन लीजिए, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो आर एन हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहां से आर एन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू द पावर 1/3। एक बार फिर से लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जितना भी इसके अंदर पार्टिकल्स है उन्हें क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। व्हाट डू वी कॉल देम, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं अमन। तो एक बार देखिएगा, उन्हें क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस यानी 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर एन क्यूब will be directly proportional to number of nucleons, which is called mass number. तो Rn will be directly proportional to a raised to the power 1/3। क्लियर है, देखो ये कहां से आया पता चल गया। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस में R नॉट इज कॉल्ड रेडियाई कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, व्हाट डू वी कॉल इट, रेडियाई कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड रेडियाई कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड रेडियाई कांस्टेंट। क्या बोला जाता है इसे, रेडियाई कांस्टेंट। इट इज नथिंग बट रेडियस ऑफ प्रोटॉन, है ना सरप्राइजिंग चीज। इट इज नथिंग बट रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ प्रोटॉन। किसकी रेडियस है, ये प्रोटॉन की रेडियस है, रेडियस ऑफ प्रोटॉन। ये क्या थी बच्चों, नथिंग बट रेडियस ऑफ प्रोटॉन था। इसे क्या माना गया, दिस वॉज ही कैलकुलेटेड बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट्स 1.33 इंटू 10⁻⁻15 मीटर्स। क्या बोला गया इसे, 10⁻⁻15 मीटर्स बोला गया। तो यानी रेडियस ऑफ प्रोटॉन कितनी होती है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बच्चों, दैट इज 1.33 इंटू 10⁻⁻15। वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया आर एन इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए रेस टू दी पावर 1/3। तो यानी ये एक और चीज उन्होंने निकाल के दिखा दी। देखिए रदरफोर्ड्स मॉडल को आप इग्नोर मत कीजिएगा। पहली बात उन्होंने क्या बोली, क्विक रिकैप एक बार। फर्स्ट चीज उन्होंने क्या बोली, there is a large empty space around the nucleus which is called extra nuclear part and that is responsible for volume of atom. सेकेंड बात उन्होंने बोली, न्यूक्लियर पार्ट कंटेन्स होल मास ऑफ द एटम एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मास ऑफ द एटम। थर्ड पॉइंट देयर इज अ लार्ज डिफरेंस in the volume of atom and volume of nucleus. Volume of atom is much greater than that of nucleus. There we found the distance, there we found the relation between radius of nucleus and radius of atom. Radius of atom is equal to 1 lakh into radius of nucleus. Okay, got it? Now he came to nucleus and he told that the radius of the nucleus is directly proportional to mass number or number of nucleons in the nucleus. So उन्होंने एक रिलेशन दिया जिसको बोला गया, यस फरिश्ता दहारिया हिंदी में ही बोल रहा हूं यार, इंग्लिश में तो ज्यादा मैं बोलता भी नहीं हूं। तो यहां पे देखिए उन्होंने क्या किया फरिश्ता, उन्होंने इसे क्या बोला, दिस इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है, रेडियाई कांस्टेंट इनटू ए का मतलब मास नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस, और रेज टू द पावर 1/3। तो ये आ गया हमारे पास रिलेशन, इसे बोलते हैं रदरफोर्ड रेडियस रिलेशन। आगे बढ़ जाइए, उन्होंने बोला डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज कांस्टेंट। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है, ऑलवेज कांस्टेंट। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है, ऑलवेज कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये क्या होती है, ऑलवेज कांस्टेंट। कैसे ऑलवेज कांस्टेंट, ध्यान से देखना, अगर हमारे पास z बढ़ेगा तो a बढ़ेगा, तो क्या होगा, a बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बढ़ेगा। सच दैट, कैसे, सच दैट इस प्रकार की वॉल्यूम, याद रखिएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, दैट विल बी कांस्टेंट। मतलब समझना, इसका मतलब ये हो गया कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब समझ लीजिए बच्चों, यानी टोटल मास इन द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये रदरफोर्ड की कहानी है सारी, जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, दैट इज रदरफोर्ड्स कहानी। तो यहां से सर देगा वॉल्यूम इन न्यूक्लियस बदलेगा, बिल्कुल डी सर बिल्कुल, डेंसिटी बढ़ेगा, न्यूक्लियस का वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। कैसे, मैं प्रूव करके दिखाता हूं आपको, यहां से देखो ना यार। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा,
मास ऑफ न्यूक्लियस, मास अपॉन वॉल्यूम, क्या आ जाएगा बेटे, मास अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा नीचे। अब मैंने मास किसका लेना है, यहाँ पे मास किसका लोगे आप, न्यूक्लियॉन्स का मास। एक न्यूक्लियॉन का मास होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 एट किसमें, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूं, इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ए मान लिया आपने, अपॉन नीचे क्या किया, वॉल्यूम रखा, मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी बोल रहे हैं, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास 4/3, कितना हो जाएगा 4/3 पाई इंटू आर न्यूक्लियस, आर क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस का क्यूब। हमने यहाँ पे क्या किया, आर न्यूक्लियस की वैल्यू पुट कर दी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू ए, और नीचे कैसे रखोगे, आर एन की वैल्यू रख दो बच्चों। आर एन की वैल्यू हमने पिछली स्लाइड में ही निकाला है, कितना था हमारे पास, आर नॉट कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इंटू क्या आ जाएगा ए क्यू, ए रेस टू दी पावर 1/3, रखो ये वैल्यू, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 4/3 इंटू क्या आ जाएगा पाई इंटू आर नॉट क्यूब, और साथ में क्या आ जाएगा बेटा, आ जाएगा ए, साथ में क्या आ जाएगा ए, देखो ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा, इसका मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कभी भी, ध्यान से सुनना, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ए पे डिपेंड करेगी, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ए पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी कभी ए पे डिपेंड नहीं करती है, ये बात नोट कर लेना, डेंसिटी नेवर डिपेंड्स अपॉन ए, यानी डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कितनी रहेगी निकाल ही लोगे अब तो आप, कितनी आ जाएगी डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, 1.685 इंटू 10⁻14 ग्राम पर सीसी। तो अब तक रदरफोर्ड मॉडल में मैंने 4 पॉइंट्स आपको बताए हैं, कौन सा, न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, दूसरा वॉल्यूम रिलेशन, तीसरा रेडियस रिलेशन, चौथा डेंसिटी रिलेशन। नोट कर लीजिए चारों बातें, रदरफोर्ड मॉडल में से क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर आएगा, एक बार फिर से सुन लो। रदरफोर्ड मॉडल में मैंने आपको 4 बातें बताई हैं, फर्स्ट was nuclear part, extra nuclear part, second was volume relation, third was radius relation, fourth was density relation। सो नोट करना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ममता, क्लियर है बात आपको, चलिए ममता आपको बातें समझ में आ रही हैं, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे। रदरफोर्ड ने बोला कि एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। क्या बोला उन्होंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा हमेशा, पहली बात। दूसरी बात क्या बोली उन्होंने, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, electron revolves around nucleus in circular orbits without losing any kind of energy because centrifugal force, क्या बोला उन्होंने, because centrifugal force is equal to force of attraction, planetary motion, यानी यानी क्या बोला उन्होंने, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस जस्ट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन, जैसे कि प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं वैसे ही न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, कोई एनर्जी बिना लूज किए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, FUGAL, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा, विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किसके डायरेक्टली, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो ये बात उन्होंने बोल दी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन ये मॉडल पूरी तरह से फेल हो गया, क्यों, एक बार सर प्लीज गिव द माइंड मैप ऑफ द सॉलिड स्टेट, जॉन सीना 100%, आई हैव माइंड मैप, आई कैन प्रोवाइड इट टू यू, ओके। तो माइंड मैप में सॉलिड स्टेट का आई विल मेक श्योर कि आपको मैं दे दूं सॉलिड स्टेट का माइंड मैप, ओके। तो मैं पर्सनली आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकता हूं, कोई इश्यू नहीं है। रदरफोर्ड्स मॉडल ड्रॉबैक्स सुनिए, रदरफोर्ड्स मॉडल के ड्रॉबैक सुनिए बच्चों एक बार। उन्होंने बोला, रदरफोर्ड ने क्या बोला था, रदरफोर्ड ने बोला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी क्या, कॉन्टिन्यूसली। अगेन according to classical theory of electromagnetic radiation, when a charged particle is moving around another charged particle, it will radiate energy continuously. It means electron will radiate energy continuously and finally it will collide with the nucleus, hence atom would collapse, but atom doesn't collapse। it means पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा बच्चों, एटॉमिक स्टेबिलिटी को वो कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी।
एटॉमिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एटॉमिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और साथ में किस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए? एटॉमिक स्टेबिलिटी के साथ साथ ही कुड नॉट एक्सप्लेन, ही कुडंट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ही कुड नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और देखिए आगे सुनना, उन्होंने बोला देर आर सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड न्यूक्लियस, लेकिन वो कहां पे हैं ऑर्बिट? उनमें जाने के लिए इलेक्ट्रॉन की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में क्यों घूमता है, ये सारी बातें वो नहीं बता पाए। तो इनको बताने के लिए नए मॉडल डेवलप किए गए, जिनके बारे में हम लोग आने वाले सेशंस में बात करेंगे। तो यहां तक का होप आप लोगों को क्लियर है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मैं आपको बात करूंगा, यस अमन चौधरी ग्रुप में, यस ठीक है, अमन चौधरी पॉइंट टेकन, मॉक टेस्ट ऑफ केमिस्ट्री एनालिसिस करवा दीजिए चैतन्या, श्योर। तो ये समझ में नहीं आया। सुमित गुप्ता, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जब एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड क्या होता है, सर्कुलर मोशन में होता है। तो सर्कुलर मोशन में क्या करता है, वो रेडिएट करता है एनर्जी को। तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन भी रेडिएट करेगा, तो उसका पाथ क्या होता चला जाएगा, श्रिंक करता चला जाएगा। Ultimately it will fall into the nucleus, that is atom would collapse, but we know that atom doesn't collapse. It means he couldn't explain the stability of atom, वो atom की stability नहीं बता पाया। क्लियर है? तो यहां तक की सारी बातें आप लोगों को मैंने बता दी। कल से हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। आज के ये टॉपिक हमारे आज कवर हो चुके हैं। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलीक्रोमैटिक रेडिएशंस, मोनोक्रोमैटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रॉन फोटोन को अब्सॉर्ब कैसे करता है, एवरीथिंग आई एम गोना टेल यू कि इलेक्ट्रॉन फोटोन को अब्सॉर्ब कैसे करता है, वहां पे हम चार्ज एज वेल एज एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाते हैं। यहाँ पे एक चीज और नोटिस कर लीजिएगा, पॉलीक्रोमैटिक रेडिएशन, नंबर ऑफ क्वांटा कैलकुलेशन। इसके अलावा हम कल बेसिक फाउंडेशन पढ़ लेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की पूरा पढ़ पाएंगे, और साथ में हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल पे जंप कर जाएंगे। परसों बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ाना शुरू करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा, बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहे जो हम लोग आपके लिए क्लासेस रखेंगे। साथ में पीडीएफ लेक्चर नोट्स को डाउनलोड करने के लिए बच्चों यूट्यूब पे अब से 20 से 25 मिनट के अंदर पीडीएफ हम डाल देंगे, आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड दी पीडीएफ, ये पीडीएफ आप लेक्चर नोट्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा प्लीज। मैं आई एम पर्सनली मेकिंग श्योर कि पीडीएफ आपको लगातार मिल रही है। कोई भी पीडीएफ नहीं मिलती है मुझसे बात कीजिए, आई विल मेक श्योर कि आप पीडीएफ जल्दी से पा जाएं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड गुड नाइट, हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू अगेन, टेक केयर।